श्री शांतनु गुप्ता जी, आप लेखक, संचार रणनीतिकार और टेडेक्स वक्ता हैं। आपने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और नई दिल्ली में बड़े स्तर पर शैक्षिक सुधार कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है। आप एक दशक तक स्विट्जरलैंड, साइप्रस, हंगरी और इजराइल जैसे देशों में प्रोसेस और मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर चुके हैं। आप कई प्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक हैं, जिनमें द मॉन्क हु बिकम चीफ मिनिस्टर खासी चर्चित रही है। मैं श्री शांतनु गुप्ता जी के स्वागत के लिए मैं ललन जी से ही आग्रह करता हूं, कृपया भाई साहब का स्वागत करें। कृपया अपना वक्तव्य दें, हम आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं। आइए, स्वागत है सर। देखिए, इतने सुंदर सुंदर वक्ताओं के बाद बोलना और आखिरी बोलना, डिनर के पहले बोलना, सब कुछ चैलेंजिंग है। मेरा नाम शांतनु गुप्ता है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, धनबाद से नहीं हूँ। सीमा जी और मैं लगता है माइनॉरिटी में है, लेकिन वादा करता हूँ हम लोग माइनॉरिटी कार्ड नहीं खेलेंगे। देखिए, बात तो सारी हो गई, बहुत सुंदर से बात हुई, बड़ा अच्छा मंच लगा। वो मंच सबसे अच्छा होता है जहाँ जो बोलने वाला है वो भी सुनने में और नोट्स बनाने में लग जाता है। मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे नोट्स बनाने में बड़ा आनंद आता है। मेरे ख्याल से सीमा जी ने, रंजन जी ने बड़ी सुंदर से एकल के बारे में बताया। फिर दीदी ने बताया कि वनवासियों के बीच में रह के आप ही सीखेंगे, जैसे विनय जी ने कह भी दिया कि आप साक्षरता लेके आएंगे लेकिन शिक्षा लेके लौटेंगे। मैं जब ये सुन रहा था तो मुझे, हम लोग डिबेट में रहते हैं, टीवी में रहते हैं, और कई बार मैंने देखा है जो वामपंथी है उसके पास एक रामबाण है। मतलब वो रामबाण नहीं बोलते होंगे उसको, कुछ और मार्क्स बाण बोलते होंगे, लेकिन हाँ उनके पास रामबाण है। जब वो डिबेट में फंस जाते हैं तो कहते हैं संघी है, संघी है, संघी। ये उनका एक स्टैंडर्ड डाल, आपने देखा ही होगा, है ना, उनके संघी है, संघी है। मतलब वो आर्गुमेंट का कोई और नहीं छोर नहीं। तो जब हम लोगों के पास, मुझे लगता है 2 किताबें हैं जिससे मैं आर्गुमेंट ड्राइव करता हूँ। एक तो ब्यूटीफुल ट्री धर्मपाल जी की, और हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम सीताराम गोयल जी की। दोनों से अधिकतर आर्गुमेंट निकल आते हैं। तो मुझे, जब मैं बात सुन रहा था, तो जो किताब है द ब्यूटीफुल ट्री धर्मपाल जी की, बल्कि वो किताब ऐसा है जो सबको एक बार पढ़ लेना चाहिए। बड़ी आसान सी तो किताब नहीं है, थोड़ी मुश्किल ही किताब है वो, लेकिन उसे एक बार पलट लेंगे, उसका PDF भी इंटरनेट में रहता है, किताब भी खरीदेंगे तो आनंद आएगा। वो किताब है क्या? वो किताब बल्कि एक तरह का कंपाइलेशन है, उसमें कमेंट्री कम है, कंपाइलेशन है, जो बहुत सारे सर्वेयर आए ब्रिटिश, चाहे विलियम एडम आए, थॉमस मुनरो आए, लॉर्ड मैकेले आए, उन लोगों ने जो सर्वे कर करके भारतीय शिक्षा पद्धति पे बाहर जाके अलग अलग समय में यूनिवर्सिटीज़ में या उनकी पार्लियामेंट में बोला, उसको धर्मपाल जी ने कंपाइल कर दिया और उस पर थोड़ी अपनी कमेंट्री कर दी। वही किताब है बस। अब वो जो कमेंट्री सुनेंगे उसमें सारे जो भ्रम है आज के, सारे विक्टिम कार्ड है, सारे ढह जाएंगे। और वो कहाँ पे हो रहे हैं सर्वे? वो बंगाल, बिहार में हो रहे हैं, वो मद्रास में हो रहे हैं, जो जिसमें आज का तमिलनाडु, बहुत सारा आंध्र प्रदेश, बहुत सारा कर्नाटका आता है, बड़े भागों में हो रहे हैं। और वो सिंपल सी 2-3 बातें कह रहे हैं कि भारत के हर गाँव में एक बहुत समृद्ध गुरुकुल था। उस गुरुकुल में एक शिक्षक होता था। उस गुरुकुल में हर जाति के, जो उस समय तक जातियां बन चुकी थीं, 1830 से 1860 के बीच में हुए, 1830 से 1860 के बीच में सर्वे हुए, उस समय जो जातियां बन चुकी थीं, हर जाति के लोग पढ़ते थे, महिलाएं भी दीदी पढ़ती थीं, तो सब तरह के लोग पढ़ते थे। और इस शिक्षा को फंड कौन करता था? समाज करता था, क्योंकि समाज का दायित्व था कि समाज आगे बढ़े, जो विद्वत व्यक्ति वो पढ़े, तो समाज ही उसकी देखरेख करता था। कहीं पर राजा समृद्ध हुआ तो राजा भी कर देता था। और समाज की चेतना थी कि समाज के लोग आगे बढ़े। और अच्छा भी है, देखिए, समाज में नहीं पढ़ेंगे तो चोर बनेंगे, आप ही के लिए दिक्कत आएगी। समाज इस बात को समझता था कि अगर मैं समाज को ठीक रखूंगा, पढ़ा लिखा रखूंगा, तो वो मेरे ही काम आएगा। और उसमें अगर उनके विषय पढ़ेंगे तो देखेंगे आपको बड़ा आनंद आएगा कि 18 वर्ष की आयु तक वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, गणित तो पढ़ रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ ले रहे हैं। 18 साल का बालक एस्ट्रोलॉजी पढ़ ले रहा है अपने लगती है, और आयुर्वेद पढ़ ले रहा है। वो अपने जीवन लग, आज का बच्चा पूरी बायोलॉजी, जो बायोलॉजी में टॉप करेगा, जो नीट का टॉपर भी होगा, उससे कुछ शरीर के बारे में उसे बस पता है कि ये अंग यहाँ, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा उससे। वो उसका प्रयोग नहीं, जैसे इंजीनियर है, IIT के इंजीनियर को पंखा ठीक करना नहीं आता है, वैसे ही है वो जो नीट का टॉपर है, उसको भी शरीर का कुछ करना है। लेकिन पहले जो 18 साल का बालक था, वो अपना शरीर ठीक कर लेता था, उसे खाना क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब क्या खाना है, कितना, वो 4 लोगों का इलाज भी कर देता था। वो काम की शिक्षा थी। ठीक है, वो शिक्षा को खत्म कर दिया गया, बिल्कुल एक्ट बनाए गए, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, इंडियन एजुकेशन एक्ट, मतलब लीगली एक दिन में सारे 6-7 लाख जितने गांव थे सब में के गुरुकुल हुआ करता था, उसको इलीगल करार कर दिया गया, उन सारे गुरुओं को पीटा गया, मारा गया, वो शिक्षा खत्म हो गई। शिक्षा क्या आ गई? जिसमें वो सारी शिक्षा साक्षरता में बदल गई।
और साक्षरता उनके काम आती थी। थोड़ी सी गणित आए तो मेरे 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 ऑफिस में बाबू बन जाएंगे, ये ब्रिटिश का काम था। थोड़ा सा लिखना पढ़ना आ जाए, कहीं पे हिंदी, कहीं पे उर्दू, कहीं पे इंग्लिश थोड़ी लिखनी पढ़नी आए, तो मेरे एक कागज पत्र लिखने में इधर उधर, यही 2 काम थे, जिसको हम आज न्यूमरेसी लिटरेसी बोल के बड़ा सारी एनजीओ, आदि एनजीओ लगी है न्यूमरेसी लिटरेसी। उसमें विचार क्या है, उसमें विमर्श क्या है, वो तो चला ही गया। हम पहले वैचारक पैदा कर रहे थे, अब यहाँ पे केवल लिपिकार पैदा हो गए, है ना। जो टाइपिंग स्पीड एक बड़ी बात हुआ करती थी कि ये कितनी गति से टाइप कर लेता है ना, यही बस सबसे बड़ी साक्षरता थी। ठीक है, फिर हमारी सरकारें आई और सरकारों ने 2 चीज़ें पढ़ाने में, आप क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं। अब जो क्या पढ़ा रहे हैं वो तो आपने देखा, हमारे जो शिक्षा मंत्री बने, चाहे वो पहले शिक्षा मंत्री से ही देख लीजिए, मौलाना आज़ाद से लेकर कई एक ही खास वर्ग के शिक्षा मंत्री बनते गए। फिर जब इंदिरा गांधी जी की सरकार जाने लगी, उन्होंने पूरा जो शिक्षा का तंत्र था, वो जेएनयू से समय पूरा तंत्र तुमको दिया, तुम भाई चलाओ शिक्षा और हम चलाएंगे सरकार। तो वो भी उनके हाथ में चला गया। और आज भी आप जाएंगे किसी बड़े विश्वविद्यालय में चले जाएंगे, लोग कहते हैं कि जेएनयू से चलता क्या है। किसी भी विश्वविद्यालय का पॉलिटिकल साइंस का जो एचओडी है वो जेएनयू से पीएचडी करके पहुंच जाए, चाहे आप कलकत्ता पहुंच जाए, चाहे आंध्र प्रदेश पहुंच जाए, चाहे केरला पहुंच जाए, इसलिए जेएनयू चला रहा है वो। आप वीसी तो बदल देंगे, लेकिन जो मतलब इतने सारे प्रोफेसर हैं उनको तो आप नौकरी से नहीं निकाल देंगे। पहले तो बल्कि ऐसा उल्लेख भी है कि जो स्टार्टिंग भर्तियां हुई पहले 20 साल तक वो कार्ड कैरिंग मेंबर्स थे लेफ्ट के, मतलब ऐसा लेफ्ट भी नहीं था, जो उसके पार्टी के मेंबर्स थे, जो बिल्कुल जिनके पास उसका लिटरली कार्ड मेंबर था, वो रहे केवल 20-30 साल तक। तो उसको जो लोगों को बड़ी गति रहती है, अरे मोदी जी ने ये नहीं करा, भाई वो बड़ा लंबा समय में हुआ है, उसको खत्म करने में भी उतना लंबा समय नहीं, लेकिन उसका आधा समय तो लगेगा। तो जब सरकारों के पास ये शिक्षा आ गई तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्कूल खोलने शुरू कर दिए। शायद सरकारों ने, थोड़ा अच्छी सरकारें आई तो उसी तंत्र को, जो खराब शिक्षा थी, खराब व्यवस्था थी, उसको थोड़ा एफिशिएंटली चला लिया। वो स्कूल बनते गए और राजीव गांधी जी हमें बता के चल गए हैं कि भाई जब दिल्ली से कुछ शुरू होता है तो वो राज्य के जाते जाते लड़खड़ाता है, जिले जाते लड़खड़ाता है, और हैमलेट टोले तो जाते जाते तो बिल्कुल फुसी हो जाता है। और ऐसे में जो ट्राइबल के पास है वो तो स्कीम पहुंच ही नहीं पाए, वो स्कूल पहुंच ही नहीं पाया। जो पहाड़ी इलाका है वो तो स्कीम पहुंच ही नहीं पाई। जो अच्छी सरकारें भी थी वो अगर शहरों में भी चला लें, जिलों में चला लें, ब्लॉकों में चला लें, तहसील में चला लें, वही उनके लिए बहुत बड़ा तमगा था। तो वो ट्राइबल तक पहुंच पाएँ, सोच पाएँ, वो तो उनकी सीमों में बहुत बात तक आया। तो ऐसे स्कूल बनते गए। जब अटल जी आए, उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान बनाया, स्कूलों की एक तरह की कायाकल्प हुआ, उसके कुछ मिनिमम नॉर्म बने कि उसमें बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, उसमें टॉयलेट होना चाहिए, उसमें नल। देखिए मतलब कि 98 में तो ये और बात कर रहे हैं हम कि बाउंड्री वॉल होनी चाहिए और लड़कियों लड़कों के लिए 98 में टॉयलेट, लड़कों लड़कियों के लिए टॉयलेट होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, ऐसे कुछ मिनिमम पैरामीटर्स 1998 में हम बना रहे हैं। एक सरकार को आना पड़ता है जो पहली बार नॉर्म ऐसी बना रही है, तो शिक्षा और बढ़ी। लेकिन उस बीच में जब एकल आया होगा तो उन बच्चों की सोचिए जो वो अपने जब कभी शहर जाते होंगे, ब्लॉक जाते होंगे, विद्यार्थियों को देते होंगे, उनके पास कैसे शिक्षा पहुंची। और उसमें भी हर तरह की शिक्षा, जैसे अगर आप किसी गुरुकुल की पद्धति को देखेंगे वो पंचकोशीय शिक्षा है। उसमें आपका अन्नमय कोश भी है कि आपका शरीर कितना मजबूत है, आपका मनोमय कोश भी, आप खुश कितने हैं, आपका प्राणमय कोश भी है कि आपके प्राण में गति है नहीं गति है, फिर विज्ञानमय कोश तो है जो हम आज के सब्जेक्ट्स कहते हैं। और ये सब करके आप आनंद मिल रहा है नहीं मिल रहा आपको, ये सब पढ़ाई थी हमारी, जिसको मैंने जितना सुना लगा कि वो एकल उसको कर पा रहा है। और इतने सारे, देखिए आज अगर मैं एक नंबर देखेंगे तब आपको एकल के काम को पता लगेगा। भारत में करीब 15-16 लाख स्कूल है सब मिला के, है ना, जिसमें करीब 70% अगर सरकारी मान लें तो 10-15 लाख स्कूल हैं, जिसमें सारी स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल मिला के इतने स्कूल हैं। फिर इसमें प्राइवेट स्कूल भी हैं, करीब इसमें 5 लाख 6 लाख प्राइवेट स्कूल हैं। अगर आप बड़ी स्कूल चेन्स देखें तो वो कौन कौन सी हैं, अगर आपने सुना होगा, डीपीएस हो गई, डीएवी हो गई, रायन हो गई, पोद्दार हो गई, भवंस हो गई। इनमें से जो सबसे बड़ी चेन है उसके पास कितने स्कूल हैं? 250, 300। सबसे बड़ी चेन के पास, जो सबसे बड़ी चेन है डीपीएस या पोद्दार, उनके पास केवल 250 स्कूल हैं। और केवल शिशु मंदिर, जो मेरा आंकड़ा मेरे ख्याल से 30,000 से ज़्यादा है, और एकल विद्यालय तो 1 लाख है। आप इस बात का तो मतलब जो बड़ी चेन है जिसके पास पैसा आ रहा है, जो 10,000 से 20,000 रुपये महीने की फीस ले रहा है, 10,000 से 20,000 महीने की एक बच्चे की फीस है, 30,000 में पूरा स्कूल चला दे रहे हैं। आप उसकी कल्पना करिए कि उसको रिसोर्स को मैनेज करना, मैनेजमेंट का भी कितना बड़ा प्रिंसिपल है कि अब आप जितने में पूरा एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उतनी जितनी फीस है उतने में पूरा स्कूल साल भर चल रहा है। और जो पैसे से पैसे वाला व्यक्ति जिसके पास मैनेजमेंट के, जो हार्वर्ड से पढ़ के आया है, यहाँ से पढ़ के आया है, वो केवल बहुत स्कूल चला पाया। तो फ्रेंचाइजी मोड पे भी, फ्रेंचाइजी मोड मतलब आपको दे दिया, खुद नहीं चला रहा है, तब भी वो 250 स्कूल की चेन बना पा रहा है। और एक प्रयास जो करीब 1990 के पास शुरू हुआ, वो 1 लाख से सारा स्कूल चला रहा है। वो स्कूल ही नहीं चला रहा है, जो स्कूल जाता है तो वो माओ के साथ भी काम कर रहा है, वहाँ के जो किसान हैं उनके साथ भी काम कर रहा है, जो वहाँ के युवा के साथ भी काम कर रहा है। वो स्कूल नहीं है, वो पूरा एक तरह का इकोसिस्टम है। तो मेरे ख्याल से
इसके बारे में बोला तो जितना जाए कम है। इसके साथ हम जिस तरह से जुड़ सकें, पहले किस तरह से गुरुकुल व्यवस्था को ख़त्म करा गया, मेरे ख्याल से उसको वापस ला रही है, और इसके साथ जुड़ा। देखिए, जो 3 चीज़ें मुझे लगता है हमारे समाज से ख़त्म बड़े साइंटिफिकली करी गई, बड़े स्मार्टली करी गई। आप लोग उनके मॉडल को पढ़ना ज़रूर चाहिए। मतलब इतनी समृद्ध व्यवस्था को उन्होंने 100-150 साल में ख़त्म कर दिया और बिल्कुल घुटनों में ला दिया। उसमें आपको क्रेडिट तो देना चाहिए और समझना भी चाहिए कैसे करा। उन्होंने पहले आपके गुरुकुल को हटाया, फिर आपके जीवन से गाय को हटा दिया। जैसे गाय हट गई आपके जीवन से, तो आपके पंचगव्य हट गए, पंचगव्य हट गए तो फिर आप बीमार हो गए, आपके खेतों में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड डल लगे, आपको फर्टिलाइजर यूरिया यूज़ करना पड़ा, गाय चली गई। अब नया प्रयास है कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि महिलाओं को नहीं जॉब नहीं करना, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर उन्होंने महिलाओं को आपकी किचन से भी हटा दिया। तो वो किचन से भी वो बाहर का खाना आएगा, फिर वो जोमेटो स्विगी से खाना आएगा। तो उन्होंने आपके समाज को उनको पता है हमारे, देखिए उनके लिए वो बाजार है, उनके लिए उनको बड़ा लालच में दिखता है, इतने सारे उनको बड़ा लालच दिखता है। मैंने देखा है जब विदेशियों से मेरा विदेश में 5-6 साल रहना हुआ है, वो मैंने देखा है वो जब भारत को बात करते हैं, जैसे इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, ये उनका पहला टर्म होता है। उनको देख के लालच आता है, इतने लोग रहे तो बहुत कुछ बेच सकता हूँ इनको, तो मैं इनको तो 5 रुपये का कोका कोला भी बेच सकता हूँ और इनको तो 30 लाख की मर्सिडीज़ भी बेच सकता हूँ। ये तो बड़ा समाज है, हर तरह का समाज है इसमें। तो वो उनके लिए मार्केट है। वो मार्केट कैसे, लेकिन ये तो बड़े स्वाधीन है। मतलब गांव में आपकी एलपीजी से आप कितना लड़ लिए। देखिए आजकल का कैसा है, मतलब आपके यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, आपका राइस महंगा हो जा रहा है, किसी और की लड़ाई हो रही है, आपके रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिल रहा है। अब गांव में तो ऐसा कुछ नहीं था। गांव तो आप कुछ भी कर लिए, बाहर कुछ हो जाए, वो तो अपना पूरा जीवन खुद चला रहा है, उसकी खुद की गाय, खुद का दूध, खुद का गोबर, खुद की गैस, खुद की ईंधन, वो पूरा अपना जीवन खुद का चला रहा था। तो उन्होंने देखा ये तो, जब आप मैकॉले के भाषण सुनेंगे, कह रहे हैं इस देश को पराधीन बनाना बड़ा मुश्किल है, तो आपको एक को काटना पड़ेगा, इनकी शिक्षा को काटना पड़ेगा, इनकी गाय को बाहर लगाना पड़ेगा, इनकी महिलाओं को जो परिवार को जोड़ के है। परिवार जबकि जो पुरुष निकलेगा, जो भी बालक निकलेगा उसी परिवार से निकलेगा। अगर सुदृढ़ परिवार नहीं है तो वो नहीं निकल पाएगा। तो उस व्यवस्था को इतनी मेहनत से 1 लाख गाँव तक लेके पहुँचे, मेरे ख्याल से इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है हम लोगों के जीवन तक ये भारत के मेरे ख्याल से 6-6.5-7 लाख है वहाँ तक पहुँचेगा, और एक बार पहुँचेगा तो वो मिशन ले लेगा। देखिए भारत सरकारें अच्छी हो जाएंगी, स्कूलों में साक्षरता चली जाएगी, तो ये लोग ट्यूशन मोड में आ जाएंगे, क्योंकि सारे बच्चे अच्छे नहीं पढ़ पाते हैं, शाम को आ जाएंगे। अगर ट्यूशन भी हो जाएगी तो ये लोग कुछ सांस्कृतिक चीज़ें सिखाएंगे, समाज में कुछ तो अभाव रहेगा। लेकिन गाँव में आपकी प्रेजेंस हो जाना, एक गाँव में आपके पास एक व्यक्ति है जो सचेत है, जो चेतन है, और जिसका गांव में संपर्क है और वो काफ़ी समय से काम कर रहा है, उसको आप टॉपिक तो उसके ऊपर बिठा सकते हैं। एक बार सिस्टम बन गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप जिस भी तरह से इससे जुड़ सकते हैं। साक्षरता तो आप देंगे, लेकिन शिक्षा मुझे लगता है हम सबको ही मिलेगी। धन्यवाद।